1991 में जब कोल्ड वॉर का एंड होता है और कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, यूक्रेन फिर से अलग बनता है। ये दोनों युद्ध कैसे समान है या कैसे भिन्न है? 2019 में जब जेलेंस्की राष्ट्रपति बने तो इनका एक निर्णय कि नहीं, नाटो की सदस्यता इमीडिएट चाहिए, और इस चक्कर में जैसे ही वो नाटो की सदस्यता की पहल करते हैं, रशिया को लगता है नाउ और नेवर। यूक्रेन अकेला पूरी यूरोप को खाना खिला सकता है, उसके पास इतने बेहतर खेत हैं। रशिया यूक्रेन वॉर को हम एक न्यू कोल्ड वॉर बोल सकते हैं या कोल्ड वॉर का एक एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। राज कपूर साहब का एक गाना है, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। हमारे गांव की गलियों में जाओ और बच्चे से पूछो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो उन्होंने कहा था रूस, क्योंकि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री बने तो नेपाल गए, दूसरी बार बने तो मॉरिशस गए, लेकिन मालदीव गए, और इस बार लेकिन वो रशिया गए। प्रियॉरिटी देखिए, 2 साल युद्ध के हो चुके हैं, और फिर अभी कुछ दिन पहले वो यूक्रेन गए। नमस्कार, संवाद के इस 11वें एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। रशिया यूक्रेन वॉर ये फरवरी 2022 से चल रहा है और किसी न किसी कारण से ये हमेशा ही चर्चा में बना रहता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने रशिया का विज़िट किया और उसके कुछ समय पश्चात ही अभी यूक्रेन से भी विज़िट करके आए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जब से ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसमें भारत का एक अहम रोल माना जा रहा है। इस रशिया यूक्रेन युद्ध एवं भारत में इसकी भूमिका की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कमल देव सर एवं संजीव श्रीवास्तव सर। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है सर कि रशिया यूक्रेन युद्ध का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? अगर हम रूस और यूक्रेन के संबंधों को देखें इतिहास में, तो बड़ा आश्चर्य होगा और सबको ये जानना चाहिए कि बहुत आइसोलेटेड हिस्ट्री यूक्रेन की नहीं रही है। रशिया यूक्रेन एक साम्राज्य के रूप में जब निर्मित हुए और जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी या ये सब जो चीज़ें आती हैं, तो उसमें इन दोनों का साझा इतिहास रहा है। सबसे पहले 9वीं से 13वीं शताब्दी तक अगर देखें तो कीवियन रस के समय से ये कॉन्सेप्ट आता है, जब स्लाव जनजातियों को लेकर, सबको लेकर एक साम्राज्य की स्थापना हुई। खैर, ग्रैंड रशिया, लिटिल रशिया और इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट जरूर आए, लेकिन रशिया और यूक्रेन की जो बेसिक जहां से शुरुआत होती है, क्योंकि बीच में आपको पता ही है 13वीं शताब्दी के बाद मंगोलों के आक्रमण, उसके बाद स्कैटर्ड इतिहास होने लगा। लेकिन 1775, अगर हम 18वीं सदी की बात करें, 18वीं सदी में बेसिकली रशिया और यूक्रेन साथ होते हैं, और यहां से वो चीजें शुरू होती हैं जो हमें आईआर में या जो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से समझना चाहिए। और वहां से जब जार शासन और ये सारी चीजें शुरू होती हैं, तो रशिया यूक्रेन एक साथ चलते जाते हैं। लेकिन पहली बार अलगाव होता है जब रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 की रूसी क्रांति में। आपको अभिषेक जी याद ही होगा कि लेनिन ने साफ कहा था कि हमें तो शांति चाहिए, तो इसलिए वो ना केवल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो जाते हैं लाइट फोर्सेस से, बल्कि एक संधि होती है जिसका नाम है ब्रेस्ट-लिटोव संधि, और उस ब्रेस्ट-लिटोव संधि से उसमें साफ लिखा है कि यूक्रेन अलग हो जाएगा, और 1918 में यूक्रेन अलग होता है। लेकिन ये कितने दिन के लिए? केवल 4 दिन के लिए, 4 साल के लिए, सॉरी। और 1922 में फिर यूक्रेन रशिया के साथ आ जाता है। लेनिन तक तो सारी चीजें चली, लेकिन जब स्टालिन आता है, आपको पता है स्टालिन एक डिक्टेटर, एक तानाशाह के रूप में आए। उन्होंने रशियन कल्चर को ही सब जगह थोपना शुरू किया, एक सेंट्रलाइज्ड जो सोवियत संघ यूएसएसआर की भावना थी, और इस तरह से यूक्रेन पर रशियन जो रूल था, रशियन हेजेमोनी थी, वो थोपने की कोशिश की गई, और फिर यूक्रेन इसके तहत यूएसएसआर का एक अभिन्न हिस्सा बन के चलता रहा। एक बात और बताना चाहूंगा, लेनिन का एक बहुत अच्छा कोट है यूक्रेन और रशिया रिलेशन के बारे में। लेनिन कहते हैं कि यूक्रेन के बिना रूस वैसा ही है जैसे सर्वहीन शरीर। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए कि लेनिन ने जो खुद अलग शांति की बात करता है और उसने संधि भी की, लेकिन यूक्रेन की महत्ता रशिया के लिए क्या है उन्होंने बोल दिया था। फिर ऑब्वियसली उसके बाद परिदृश्य बदलता है, और जिस तरह
कोल्ड वार का जो दौर था 1945 टू 91, जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो कैपिटलिज्म को लेकर चलती हैं और यूएसएसआर के नेतृत्व में जो कम्युनिज्म आता है, चर्चिल ने जिसे आयरन कर्टन कहा कि जबरदस्ती ये साम्यवाद थोपा जा रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि ईस्टर्न यूरोप में और सोवियत संघ के भी गणराज्यों में अब लोकतांत्रिक क्रांति की शुरुआत होती है, जिसके पीछे ऑब्वियसली अमेरिका था। और इस तरह से चेंजेज आते हैं और 1991 में 1922, जैसा मैंने कहा कि फिर से यूक्रेन रशिया के साथ आ गया, और फिर 1991 में जाके 1991 में जब कोल्ड वार का एंड होता है और कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, यूक्रेन फिर से अलग बनता है। और जब यूक्रेन अलग देश बन जाता है, अब यहां से चूंकि जब आप कोई राष्ट्रीय भावना को आहत करते हैं, जबरदस्ती चीजें थोपते हैं, तो इसके रिपरकर्शन बड़े एक तरह से उग्र होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। और यहां से यूक्रेन में रशिया से थोड़ी दूरी ऐसी देखी जाने लगी। और फिर जो संदर्भ है उसके बाद यहीं से अलगाव की बात आती है, और पृष्ठभूमि तो 2000 के दशक की है, जो हम तात्कालिक कारण तक की उसकी बात करें तो ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि को देखेंगे तो वही कीवियन रूस से होते हुए और इसे रशियन रेवोल्यूशन तक लाना होगा। रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूक्रेन रशिया साथ हैं, फिर उसके बाद कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर 91 से 2000 में वहां अशांति है, और 2000 के दशक में और खासकर जो 2022 में हुआ, वो कहानी केवल 2022 की नहीं है कि रशिया यूक्रेन वार हो गया। वार तो होना था, जो संदर्भ यूक्रेन में चल रहे थे। कुछ गलतियां हुई, कुछ निर्णय की ऐसी तात्कालिकता नहीं थी कि युद्ध अभी कर दिया जाए। तो 2004 में, 2014 में और फिर 2022 में, हम 2022 सीधे युद्ध ना देखें, हम 2004 में देखेंगे। जब हम युद्ध की पृष्ठभूमि पर वो बात करेंगे तब इस पे चर्चा हो जाएगी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैं 3 खंडों में बांटकर इस तरह से बताना चाहूंगा। जी सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये बताया कि संबंधों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। जी। संजीव सर, मुझे आपसे जानना था कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति का एक बहुत अहम रोल होता है। तो इस युद्ध में भू राजनीति का क्या रोल रहा है? सर, भू राजनीति के अंतर्गत एक तो सबसे पहले मैं राज कपूर साहब का एक गाना है, तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अर्थात भू राजनीति के परिप्रेक्ष्यों में हमेशा हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो लोकेटेड नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, वो हमारे साथ हैं, तटस्थ हैं या हमारे विरोध में हैं। दूसरा, कुछ कल्चरल लेगेसी वगैरह भी था जो दोनों का सिमिलर था, रूरल कल्चर से कंसर्न होगा, वो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो भू राजनीति के अंतर्गत सर ये था कि पहले राष्ट्र ये तय कर लेते हैं कि हमारा संबंध किससे और क्यों होगा, और अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल तक हम वहाँ के संसाधन का दोहन किस प्रकार से करेंगे, हमारे क्षेत्र किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे, और इसी परिप्रेक्ष्य में सारे संबंधों को वो देखते हैं, अमली जामा पहनाते हैं। जैसे जिस प्रकार से यूएसए कहते एक मानचित्र लेके चल रहा था कि यूएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से हम कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पूरा यूरोप ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट है, कुछ कंट्री अब भी कम्युनिस्ट कंसर्न थे, लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन नेटो का सदस्यता के लिए आगे बढ़ा या वो यूरोप से जुड़ता जा रहा था, तो एक पूंजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया वहाँ शुरू हुई। इस पूंजीवादी एकीकरण की प्रक्रिया में जो यूक्रेन एक बफर जोन हो सकता था रशिया के लिए, वो बफर जोन तो टूट ही रहा था। इसके साथ साथ जो आप देखिएगा रिसोर्सेज है ब्लैक सी में, ओजोब सी में, वो परिवहन से लेकर के पेट्रोलियम से लेकर के अन्य सभी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की प्रक्रिया में भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो भू राजनीति में संबंध के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे अगर यूक्रेन हमारे साथ है तो उसके रिसोर्सेज भी हमारे लिए यूज़ होंगे, लेकिन अगर यूक्रेन हमारे साथ नहीं है तो एक तो जो सुरक्षा का घेरा था बफर जोन को लेकर के कि यूरोप यदि कभी भी आगे बढ़ता है, नेटो कभी भी आगे बढ़ता है, तो हमारे और यूरोप के बीच में यूक्रेन था, अब वो समाप्त हो गया। दूसरा, उसके सारे रिसोर्स जो हमारे साथ थे, हमारे उपयोग में आते, अब वो उनके उपयोग में आएंगे, तो हमारे विरोध में आ जाएगा। तो भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों में रशिया यह प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन या तो मेरे साथ हो और या बर्बाद हो, और यूएस या यूरोप जो पूंजीवादी एलाइज वाले राष्ट्र हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे हम ईस्ट की ओर बढ़े, रशिया को किस प्रकार से सीमित किया जाए, बांधा जाए। तो भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यूएस और जो उसके एलाइज हैं वो अपने हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, रिसोर्स के साथ साथ उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से, चूँकि यूएस के सामने कुछ भी कही, हालांकि अब तो चीन भी सामने आ गया है, मेजर रसिया ही अभी भी रसिया ही है जिसको
जिससे उसको चुनौती मिलता है, और रसिया के सामने यूएस चुनौती बनाई हुआ है। तो जब शीत युद्ध चलता था, देखेंगे कई प्रेसिडेंट्स की हत्या हुई यूएस के, या यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद रूस इतना कमज़ोर हो गया था कि वो खुल के विश्व मंच पे आ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे रसिया मजबूत होता गया, उसने उसी जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत रिसोर्स को नियंत्रित करने के लिए अपने संबंधों को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करने लगा। प्लस यहाँ तक आप देखिएगा कि नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप को की जाएगी कि नहीं की जाएगी, अर्थात यूरोप को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि आपका निर्भरता हम पे बना रहे, वो चाहे पूंजीवादी राष्ट्र क्यों ना हो। तो जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले कि हम केवल कूटनीति या राजनीति को नहीं देखते, जो राष्ट्रों की अवस्थिति है, लोकेशन है, लोकेशन के अनुरूप हम राजनीति को या कूटनीति को कैसे बना सकते हैं, लोकेशन के अनुरूप वहाँ के संसाधन को अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं। और जब अपने पक्ष में आप संसाधनों कर लेंगे, उस राष्ट्र को कर लेंगे, तो ऑब्वियसली आप विन विन सिचुएशन में होंगे। तो सबसे बड़ा यही है, जैसे क्रीमिया पे रूस का कब्जा या डोनेट्स्क बेसिन पे रूस का कब्जा, देखेंगे रशिया के नीचे मतलब दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन है और क्रीमिया उसके दक्षिण में है। तो क्रीमिया को कब्जा करने का मतलब ही है कि केवल युद्ध नहीं है, एक भू राजनीतिक युद्ध है। अर्थात जब क्रीमिया रूस के कब्जे में होगा और बीच में यूक्रेन है, तो क्रीमिया के माध्यम से वो उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। आप ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जब भारत का विभाजन हुआ था, तो इसी पर्सपेक्टिव का मामला यहाँ भी बनता था, मतलब भू सामरिक दृष्टिकोण से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो इसमें सर यही पर्सपेक्टिव है, रसिया अपने हिसाब से भू राजनीति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कूटनीति के साथ साथ संसाधन भी हैं, भविष्य की योजनाएं भी हैं, और साथ में सुरक्षा का एक घेरा है। और वही काम उधर से यूएस कर रहा है पूंजीवादी राष्ट्रों को लेकर के, इसमें यूक्रेन एक मोहरा की तरह उपयोग में आ गया। जी, तो जो आपने बताया, जो डॉनबास रीजन है, जो 2 क्षेत्र जिनको उन्होंने आज़ादी डिक्लेयर की थी युद्ध के टाइम पे, तो वो 2 क्षेत्र ही क्यों चूज़ किए गए? उसका एक बड़ा कारण है कि रिसोर्स से बहुत ज़्यादा वो संपन्न है। और मैंने पहले ही कहा कि रिसोर्स जिसके नियंत्रण में है, जैसे जो रिसोर्सलेस एरिया है, जैसे रशिया का आप ईस्टर्न इलाका देखिए, साइबेरिया के और मॉस्को के बीच का इलाका, वो हिमाच्छादित ज़्यादा होता है, टेम्परेचर होता है माने 40 डिग्री सेल्सियस। तो वर्ष में 4 महीने उस एरिया को तो यूज़ आप कर सकते हैं, बेहतर कृषि का विकास भी नहीं हो पाता। तो यद्यपि भू राजनीतिक दृष्टिकोण से वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए कि तिब्बत पे भी तापमान उतना ही नेगेटिव मतलब माइनस में होता है। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं था, वो बंजर था। लेकिन अगर तिब्बत होता तो एक चाइना और भारत के बीच में एक बफर जोन होता, और जब चाइना कभी भी भारत के संदर्भ में अतिक्रमणवादी नहीं हो पाता, जैसे भारत के एरियाज में वो प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि बीच में तिब्बत होता। तो एक रिसोर्स का मामला है और दूसरा कूटनीति का मामला है। तो ये दोनों रीजन यूक्रेन के साउथ में है, साउथ सेंटर में है, और उत्तर में रशिया है। तो रशिया यदि इसको नियंत्रित करता है तो रिसोर्स उसको मिल गया। और रिसोर्स आप समझ ही सकते हैं कि आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। इकॉनमी, जो इकॉनमी को कंट्रोल करेगा, अपने आप धीरे धीरे विकास भी करेगा और विस्तार भी करेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ की जनता ने जो मूवमेंट ऑफ प्राइड है उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया था, वहीं के लोग जा करके। इतिहास की बात सर, कल्चर वाली सर, यहाँ से ना एक नाइपर नदी जाती है, और ये जो डोनबास क्षेत्र है, वहाँ 2 मेजर जो स्टेट हैं, एक है लुहांस्क और एक है डोनेस्क। इस क्षेत्र की अगर आप, जैसे कई बार होता है, अगर मैं उदाहरण के लिए समझाऊं तो एक भरतपुर जिला है, पड़ता राजस्थान में है, लेकिन कल्चरली और सारी चीज़ देखेंगे तो यूपी की तरह, क्योंकि 3 तरफ से घिरा हुआ है। वैसा ही कुछ वहाँ है। सर ने जितनी बातें बताई उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रशियन मूल के और रशियन भाषा के लोग वहाँ बहुत ज़्यादा थे। तो उसको, रशिया को ये बात पता है कि अगर हम आएंगे तो ये लोग हमारे साथ रहेंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आर्मी प्रवेश की तो उन्होंने कहा रेफरेंडम होगा और जनमत संग्रह भी होगा तो रशिया के फेवर में जाएगा। जैसा कि सर ने जो बताया क्रीमिया में हुआ था, क्रीमिया में भी जनमत संग्रह के द्वारा, और आपको पता है कि क्यों, क्योंकि वो रशिया के साथ रहेंगे। तो क्या होता है कि सर किसी न किसी उसमें, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिए या कहीं पर भी जब चीज़ों को देखेंगे तो इकोनॉमी, संसाधन और इन सब के साथ हमेशा जब बड़ा देश होता है तो एक सॉफ्ट पॉकेट अपनी जरूर रखता है, जहाँ पे उसके अपने लोग हों, जहाँ पर वो चीज़ें जाए, और तो उसके साथ उसकी संवेदना साथ में हो। और उसके कारण क्या हुआ कि उनको फेवर मिला, और इसीलिए देखेंगे डोनबास रीजन हमेशा से, और ऐसा केवल यहाँ नहीं है, अगर हम जॉर्जिया में जाएं तो साउथ ऑस्टेशिया जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अगर देखें, या अब्जाकिया है, ऐसी जगहों पे जॉर्जिया भी यूक्रेन की तरह चाहता था कि नाटो की सदस्यता मिले।
तो लेकिन वहां पता है रशिया ने एक थप्पड़ मारा कि बेटा ये हमारे पास है, तो 2004-8 में शांत हो गए। लेकिन यूक्रेन ने 2022 में ज़्यादा वो किया। तो सर ने जो बातें बताई उसके साथ एक बात और है कि यहाँ रशियन मूल के, चूंकि ईस्टर्न क्षेत्र है, वो रशिया का एक्सटेंडेड पार्ट है, रशिया का एक्सटेंडेड पार्ट मानिए, और इसलिए ईस्टर्न क्षेत्र पे वो अपना बड़े आराम से, अगर कहीं और करता तो हो सकता उपद्रव होता, विरोध और होता, लेकिन यहाँ वो आसानी से अपना प्रभाव जमा सकता था, इसलिए डोनबास में ही उसने ऐसा किया। जी सर, तो जैसा सर ने बताया कि रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। सर, तो ये जो अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो जैसा होता है, बड़ी घटनाएं अचानक नहीं हुआ करती, और इसके पीछे एक दीर्घकालिक इतिहास रहा करता है, और तात्कालिक कारण में हमें लगता है कि जरूर अचानक से ये युद्ध सामने आ गया। चाहे 1857 के महाविद्रोह की बात करें तो कहा जाता है कि चर्बी वाला कारतूस से हो गया, अंग्रेज जैसा लिख के गए, वो तात्कालिक कारण था, 100 साल से वो तो उपद्रव था। सेम यहां पर बच्चों को बड़े आराम से जब भी कोई प्रोस्पेक्ट देखना है तो उसके दीर्घकालिक उसको देखें। प्रश्न यह है कि अगर इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब रशिया ने खासकर स्टालिन शासन में जब यूक्रेन पर अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना धर्म सब कुछ थोपा, तो यूक्रेनियन के अंदर एक असंतोष पैदा होने लगा। फिर धीरे धीरे जब कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर हुआ और यूक्रेन अलग स्वतंत्र देश बना 1991 में, उसी समय से यहां एक भावना थी कि हम रशिया का सैटेलाइट सिटी क्यों बन के रहें, हमें तो अपने तरीके से, हमारी सॉवरेनिटी अलग है, हमारी स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी अलग होना चाहिए। और जैसे जैसे जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया 91 की, एक और खूबसूरती यह है कि एक तरफ कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, दूसरी तरफ एलपीजी शुरू हो जाता है, नए आईटी रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आने लगता है। अब तक यूक्रेन, सोवियत संघ ने जिस तरह आयरन कर्टल डाला हुआ था कि पूरी तरह से टूट जाओ, अब यूक्रेन क्या पूरे ईस्ट यूरोप के देशों को, यूरोप में क्या हो रहा है, वेस्ट यूरोप में, वहां देख रहे हैं, वहां स्वतंत्रताएं हैं, वहां फ्रीडम, मतलब लाइफ के लिए हर तरह की स्वायत्तताएं हैं, फ्रीडम है, जीवन जो आप कहें कि लाइफ बेस है वो बहुत ब्रॉड है। ऐसे में यूक्रेनियन को भी लगने लगा कि नहीं, हमें इस दिशा में जाना चाहिए, और यहीं से अलग अलग देशों में रशिया के खिलाफ और उसकी संप्रभुता के खिलाफ अपने यहां स्वायत्तता की बात शुरू हुई। इसकी शुरुआत इसी समय से जो बेचैनी है, सबसे पहले 2004 ऑरेंज रेवोल्यूशन सबको पता होना चाहिए। 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन होता है और वहां कॉन्स्टिट्यूशन बनता है यूक्रेन का, जो सोवियत प्रभाव को, रशियन प्रभाव को हटाते हुए बनता है। इस पर बहुत मजबूती रखते हैं यूक्रेनियन कि अब हमारी अपनी विदेश नीति होगी, और यहीं से देखेंगे वो इंक्लाइनेशन वेस्ट यूरोप की तरफ दिखाया जाने लगता है। इस तरह से एक और मोर्चा आता है बड़ा 2013-14 में। आपको ये याद होगा जब सर ने एक शब्द लिया कि मूवमेंट ऑफ प्राइड, मैंने फिर कहा यह लड़ाई गरिमा की है, लड़ाई अस्मिता की है। 2014 में जब यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के बीच एफटीए होने वाला था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि जो बेस था, जो डायमेंशंस थे उसके एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, यूक्रेन उसे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि एक मोनोटोनस सा अप्रोच है रशिया और यूक्रेन की। अगर आप पॉलिसी को देखें तो तेल है, गैस है, कुछ खनिज और खाद्यान्न है। यूरोप का जो बास्केट है वो बड़ा है। ऐसे में यूक्रेन अपनी स्वायत्तता को लेकर, यूक्रेन अपनी पॉलिसी को लेकर चाहता था कि वो ब्रॉडन फेस पर आगे बढ़े, तो उसने एफटीए करना चाहा। अब यहां पर वहां जो राष्ट्रपति महोदय थे यानुकोविच साहब रशिया सपोर्टर थे। आपको आश्चर्य होगा, 20,000 से ज्यादा जो लोग थे, आपने सुना होगा इंडिपेंडेंट स्क्वायर बोला जाता है, मैदान क्रांति, वो मैदान रेवोल्यूशन हो गया। 2004 वाला ऑरेंज रेवोल्यूशन था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए था, और 2014 में इस परिवर्तन के लिए कि नहीं, रशिया का प्रभाव तो नहीं चाहिए, हमें यूरोपीय यूनियन के साथ जाना चाहिए, उनके साथ हमारे हित ज्यादा सधते हैं, हमारा फ्यूचर जो है उधर है। यानुकोविच साहब कहते नहीं, और वो एग्रीमेंट करने जाते हैं रशिया के साथ, और वो रेवोल्यूशन होता है जो अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं, सड़कों पर भीड़ उतर आती है और यानुकोविच को भागना पड़ता है और युशेंको को राष्ट्रपति चुना जाता है, और इस तरह से ये यात्राएं चलती रहीं। तो रशिया ने बहुत बार कोशिश की कि उसका प्रभाव, ऐसा नहीं कि रशिया
वो भी लिबरल दिखाने की कोशिश करता है, बहुत सारे ऋण, बहुत सारे आप कहें कि अनुदान देने की कोशिश करता है, अपने रिलेशन को ब्रॉडन करने की कोशिश करता है कि दोस्त तुम उधर मत जाओ, हमारा तुम्हारा साझा इतिहास रहा है, हमारे साथ रहो। रशिया ने यूक्रेन को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन इसी 14 में जब जनता का यह असंतोष हुआ और यानुकोविच को भागना पड़ा, और जब ईयू सपोर्टर प्रेसिडेंट बनता है, तो ऐसे में रशिया ने एक धमक दी और क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। और क्रीमिया ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लैक सी है उसमें हर तरफ से घिरा हुआ है, एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। तो क्रीमिया में और रेफरेंडम कराया, ये दिखाने के लिए कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, यहां की जनता चाहती है। तो 14 में ऐसा होने लगा, परिवर्तन आता है सर फिर, और आप देख ही रहे हैं कि लगातार यूरोप की ओर झुकाव आ रहा है। 2004 से ही नाटो के सदस्यता के लिए भी कि इनको लगा कि हमारी सुरक्षा होगी, वहां से शुरू होता है यहां पे लोगों का मत राजनीतिक। लेकिन 2019 में जब जेलेंस्की राष्ट्रपति बनते हैं, तो इनका एक निर्णय कि नहीं, नाटो की सदस्यता इमीडिएट चाहिए, और इस चक्कर में जैसे ही वो नाटो की सदस्यता की पहल करते हैं, रशिया को लगता है नाउ और नेवर, और ये उसकी प्रेस्टीज की बात है। ठीक है, वो सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन पुतिन, जैसा सर ने कहा, जो रीइमर्जेंस ऑफ रशिया हुआ इन द एरा ऑफ पुतिन 2007 के बाद से, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से यह बात करनी शुरू कर दी कि नहीं, किसी भी सूरत में नाटो की सदस्यता नहीं लेनी पड़ेगी। और नाटो का मतलब है, देखिए जैसा सर ने कहा, एक बफर स्टेट है यूक्रेन। नाटो स्टेट और रशिया के बीच में बफर, जानते हैं बफर वो स्टेट होता है जो दो हॉस्टाइल बड़े राज्यों के बीच में अवस्थित होता है। दो बड़े, जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल बफर है, भारत और चीन के संबंध में हॉस्टिलिटी है और नेपाल बीच में है, तो नेपाल बफर स्टेट हुआ। ऐसा ही नाटो और रशिया के बीच में क्या था, यूक्रेन था। अगर यूक्रेन भी नाटो बन जाता, तो ऑब्वियसली नाटो का सदस्य बन जाता, तो क्या होता, हमारा पूरा जो बॉर्डर है, मतलब रशिया की बॉर्डर, रशिया की सुरक्षा खतरे में है, उसकी वो जो प्रेस्टीज है वो खतरे में है कि नाटो को यही लड़ता आया है। साथ ही साथ, और इसीलिए जो सर ने फिर गाना गाया राज कपूर वाला कि भाई तुम मेरा नहीं हो तो उसके भी नहीं हो सकते, इसलिए, और यूक्रेन इन दोनों संदर्भों में, चूंकि नाटो की सदस्यता का मतलब था रशिया के बॉर्डर पर नाटो फोर्सेस का आना। हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड जो एकदम यूक्रेन के बॉर्डर पे हैं, आप सोचिए वो स्टेट हैं जो पहले से यूएसएसआर के साथ ही रहे हुए हैं, ईस्टर्न यूरोप के साथ रहे हुए हैं, मतलब ईस्टर्न यूरोप के पार्ट यूएसएसआर के साथ रहे हुए हैं, लेकिन कम्युनिज्म के कोलैप्स के बाद ये सब नाटो के सदस्य बन गए। अमेरिका का, जैसा सर ने कहा, वो तो अगर शांति स्थापना है, हथियार नहीं बिक रहे हैं, सब शांति है, तो लोकतंत्र के रक्षा के रूप में अटैक करता है, अपने आप को लोकतंत्र का पुलिस कहता है दुनिया को। तो उसने क्या किया, यहां बैठ गया। सबसे आश्चर्य हुआ, ये 99 में हो गया। 2004 में उसने जो बाल्टिक स्टेट थे, इस्तोनिया, लातविया, उसको भी नाटो की सदस्यता मिल गई। इसका मतलब यह है कि नाटो हर तरफ से, बेलारूस अगर छोड़ दिया जाए जो यूक्रेन के एकदम नॉर्थ में है, उसके अलावा चारों तरफ से नाटो आ रहा था। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी सॉवरेन स्टेट, और अगर रशिया जैसा स्टेट है, पुतिन जैसा राष्ट्रपति है, तो इसको बर्दाश्त करना थोड़ा दिक्कत थी। नेगोशिएशन की जो भी बात थी, कुछ कमियां रही। जेलेंस्की का अति उत्साह, क्योंकि उनको भी अपना वो दिखाना था। अगर टेबल पर बैठकर बात होती, संभवतः इस चीज को थोड़े दिनों के लिए और टाला जा सकता था, बेटर वार्तालाप किया जा सकता था। तो सर जो पृष्ठभूमि है, मैंने कहा ना, 91 के कोलैप्स से पहला फेज 91 से 2000 देखिए, उसका नाम होगा असंतोष। 2004 ऑरेंज रेवोल्यूशन, वहीं से दिखने लगता है कि अब रशिया प्रभाव से हट रहा है। फिर 2014 जब मोमेंट ऑफ प्राइड होता है, वहां से स्थितियां अलग होती हैं, यूरोप की ओर झुकाव साफ दिखता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है, और 2022 एक तात्कालिक कारण है, और उसका नाम है नाटो की सदस्यता का उतावलापन और रशिया की अपनी, यूक्रेन की अपनी संप्रभुता, विदेश नीति की स्वायत्तता की बात। और उधर रशिया को लगता है कि अगर नाटो यहां आ गया तो फिर वो महाशक्ति का दर्जा, वो रशिया का और वो पुतिन का बड़प्पन खत्म हो जाएगा। तो ये मैं पूरा संदर्भ इस तरह से बताना चाहूंगा। जी सर।
मतलब आपकी बातों से लग रहा है काफ़ी वैश्विक महाशक्तियाँ भी इन्वॉल्व थी इसमें। एग्जैक्टली। कि सर ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, इसमें भारत की कूटनीति, कुछ लोग तो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग उसके बारे में अच्छा नहीं भी बोलते हैं। तो भारत की कूटनीति को आप कैसे देखते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य? मुझे लगता है कि ऑटोनॉमिक स्ट्रैटेजी का, रणनीतिक स्वायत्ता का इससे बेहतर कूटनीति का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और अभी हाल ही में जैसे आपने संवाद की शुरुआत की थी, हमारा प्रधानमंत्री 2024 में जब तीसरा टेन्योर में प्रधानमंत्री बनता है, तो जो नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी, पहले बार प्रधानमंत्री बने तो नेपाल गए, दूसरी बार बने तो मॉरिशस गए, लेकिन मालदीव गए, और इस बार लेकिन वो रशिया गए। प्रियॉरिटी देखिए, 2 साल युद्ध के हो चुके हैं, और फिर अभी कुछ दिन पहले वो यूक्रेन गए। एक बड़ी सक्रिय विदेश नीति, और जो लोग आलोचक हैं सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि दुनिया में एक परसेप्शन बना है कि इस युद्ध को समाप्त करने की पहल अगर करने की कुछ देशों में क्षमता है तो उसमें भारत है। वो जो इमरजेंस आया है हमारी डिप्लोमेसी का ना, वो पहले नहीं था। जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़ा साफ कहते हैं कि ब्रॉडर रियलिज्म की तरफ बढ़ना है, छुप छुप के नहीं, हम क्या हैं हमें पता होना चाहिए। और इतनी सक्रिय विदेश नीति, इतनी बेहतर कूटनीति, जब पुतिन जैसे राष्ट्रपति बैठे हैं, आप उनके मंच पर हैं और आप वहां से कहते हैं कि यह युग युद्ध का नहीं है, दिस एज इज नॉट ऑफ वॉर, और जब इतना क्लियर कहते हैं तो एक संदेश साफ है कि हम पुतिन को भी अपनी बात रखते हैं। और दूसरी तरफ आपने हमारी विदेश नीति बड़ी साफ देखी होगी, इस मामले में कूटनीति बड़ी साफ देखी होगी, हम युद्ध के खिलाफ हैं। रशिया, हमारा मानना यह है कि रशिया एक महाशक्ति है, बड़ा देश है, उसको थोड़े बड़े भाई की भूमिका में होना चाहिए था। लेकिन यूक्रेन ने भी जो पहल की और जिस तरह से उतावलापन दिखाया, ये टेबल पर, ये बातचीत के द्वारा हल होना चाहिए। जब भी कोई प्रस्ताव जाता है यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, आपने देखा होगा भारत का बड़ा स्पष्ट पक्ष है, हम एब्सटेंड हो जाते हैं, हम अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हम युद्ध के खिलाफ हैं। बहुत ही क्लियर कट, इतनी क्लियर कट पॉलिसी तो संभवतः और किसी देश की ही नहीं। तो कूटनीतिक सतर्कता में मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा पॉइंट मिलना चाहिए हमारे देश की विदेश नीति को। जो पहले की गुट निरपेक्षता थी, जब हम गुटों से अलग रहने के साथ आते थे, अब की विदेश नीति सभी गुटों के साथ, सभी देशों के साथ बराबर के संबंध की है, तो इसका तो सम्मान होना चाहिए। और ये वो विदेश नीति है जब हमारा सबसे बड़ा आलोचक, आपको याद होगा कुछ समय पहले इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो वो हर बात पे आलोचना करते थे, क्योंकि भारत की आलोचना पे पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान की राजनीति जिंदा है। लेकिन इमरान खान कहा करते थे पूरे पब्लिक उसमें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विदेश नीति की, भारत की विदेश नीति को सैल्यूट करता हूं। वो रशिया से भी उतना बेहतर चल रहा है, वो यूक्रेन, उतनी स्वायत्त विदेश नीति हमारी नहीं है। और यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, एक शब्द आता है तटस्थता। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि ये भारत की विदेश नीति अगर यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के साथ संबंधों की है, तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, तटस्थता की नीति नहीं है। जो किताबें या अखबार लिख रहे हैं, ये सक्रिय विदेश नीति है। दोनों के साथ हमारे बेहतर संबंध है। रशिया हमारा ट्रेडिशनल बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र रहा है। जब पहली बार पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी, तो मोदी जी ने साफ कहा था कि हमारे गांव की गलियों में जाओ और बच्चे से पूछो कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो उन्होंने कहा था रूस, क्योंकि सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। इतनी मोहब्बत। हम लोग भी जब बच्चे थे, हम लोग को बस इतना जरूर पता था कि भारत का कोई दोस्त है तो रूस है, हमें वो भी बरकरार रखना है। लेकिन आज अमेरिका की जरूरत है, वेस्ट गुड की जरूरत है, हमें उसकी भी जरूरत है। देखिए ना कितना बेहतरीन है, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, हम एससीओ के भी मेंबर हैं। रशिया से अब जिस हालात में जो लोग ये आलोचना करते हैं, उनसे पूछिए कि आपका पेट्रो एक्सपोर्ट के क्या हालात हैं। वो रशिया जो हमारे तेल और गैस के, जो हमारा इंपोर्ट था केवल 2% पे था, आज हम 25% से ज्यादा कर रहे हैं केवल रशिया से। क्या फायदा हुआ? क्या हमारी देश की इकोनॉमी जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या उसको साधने में आसानी नहीं हुई? जो हम यूएई या अन्य देशों से, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के प्रोसेस से तेल लेते थे, उसका बैरल रेट देखिए, और हम जब अभी तेल गैस ले रहे हैं रशिया से, उसका रेट देखिए, हमारी शर्तों पे दे रहा और रिफाइन होकर हम बेच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि आज भारत केवल ऑयल और गैस का इंपोर्टर नहीं है, हम उस प्रोडक्ट के, हम जो उत्पाद होता है पेट्रो उत्पाद, उसके सबसे बड़े निर्यातक में से हैं। गर्व होना चाहिए।
हमारी आज की जो ऊर्जा स्वायत्तता है, जिसे हम एनर्जी लिबर्टी की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ हमने जो सारा वैश्विक संतुलन जो बनाया हुआ है और जो इमर्जेंस हुई है हमारी डिप्लोमेसी की, इसमें कोई शक नहीं कि ग्लोबल लीडर के रूप में हुई है। एक तरफ ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में तो आप आए ही हैं, जब यूक्रेन और रशिया जैसे संदर्भों में, जब अमेरिका जैसे देशों को विलेन के रूप में देखा जा रहा है, चाइना ठहराव की स्थिति में है और कोई देश आ नहीं रहा है, तो बड़प्पन के साथ और पूरे चैलेंज के साथ अगर कोई कूटनीति इस संतुलन को साधते दिखती है तो वो है भारत की विदेश नीति कूटनीति। और इसे मैं ऑटोनॉमी स्ट्रेटजी का बेस्ट एग्जांपल कहूंगा। और जैसे गुटनिरपेक्षता का दौर था पहला, साध्य हमारा अभी भी वही है, लेकिन आज पहले हम गुटों से दूर रहते थे, दो शक्तियों से दूर रहते थे, अब हम दोनों से बराबरी के संबंध पे हैं। और सही बात यह है कि आंख मिलाकर हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बेहतर आप कहें कि संदर्भ है, भारत बहुत ही बेहतर तरीके से साध रहा है। और मुझे भी लगता है आने वाले समय में, चूंकि 2 साल हो गया, अभी ये कब तक चलेगा कोई भी बड़ा राजनीतिक कूटनीतिक पंडित नहीं कह सकता, विद्वान नहीं कह सकता, क्योंकि जो हालात है, क्योंकि युद्ध कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के अपने हित हैं, वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री के अपने हित हैं, यूक्रेन खासकर जेलेंस्की साहब जिस तरह हीरो बने हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। रशिया चाह तो रहा है, लेकिन इस बात पर वो कभी सहमत नहीं होगा कि वो नाटो का सदस्य बन जाए तब ये युद्ध रुके। उसकी तो यही चाहत होगी पहले के स्टेटस को में आ जाए, जो पहले की स्थिति थी उसकी स्थिति में आए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर पूरे विश्व में कुछ देश जो इस रिलेशन में सबसे शानदार भूमिका में है तो वो भारत है, और इसको सबको सैल्यूट करना चाहिए। जी सर, यहाँ पे एक दो बात मैं बोलूँगा। गुजरात में खासकर एक कहावत है कि संबंध से व्यापार नहीं होता, व्यापार से संबंध होता है। मोदी जी ने कोविड के दरमियान भी, जैसा सबने बताया, कि नेचुरल गैस लिया भी गया और बेच भी दिया गया और बीच में लाभ ले लिया गया। इसके अलावा आप देखिए, चाहे यूएस हो या रशिया हो या विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं, हमारा संबंध सबसे बेहतर इसलिए चल रहा है क्योंकि हम व्यवहारवाद पे चल रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक कोटेशन भी है, आपदा में अवसर को खोजना। आपदा रशिया और यूक्रेन का, हालांकि वार को इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, विश्व के लिए या उन दोनों के लिए बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन मोदी जी ने इसको अवसर के तौर पे देखा। संबंध हमारा किसी से खराब तो बिल्कुल नहीं हुआ, बेहतर हुआ। और सोचिए, दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए हैं, वो दोनों मोदी जी से बेहतर संबंध रखते हैं। और मोदी जी, जैसा सबने बताया अभी, कि पुतिन के सामने मोदी जी कह रहे हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प नहीं हो सकता, शांति ही हो सकता है। और कहीं ना कहीं पुतिन मोदी की बातों से सहमति व्यक्त करते हैं। साथ ही जेलेंस्की भी जो यूक्रेन से हैं, वो भी इनकी बातों को फॉलोअप ले रहे हैं। तो आपदा में अवसर के साथ साथ एक व्यक्तित्व भी होता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि आप कैसे किसी को प्रभावित कर पाते हैं अपनी बातों को लेकर। और एक जो स्टेटमेंट हमेशा पॉपुलर हो रहा है फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, कि वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, वी डोंट हैव परमानेंट एनिमीज, बट वी हैव ऑलवेज आवर परमानेंट इंटरेस्ट। मुझे लगता है माननीय मोदी जी इस पर विश्वास भी करते हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके, कि हम अपने मित्र को तो सुरक्षित रख के चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ साझा उद्देश्य के अंतर्गत या निजी उद्देश्य के अंतर्गत भी हमें लाभ हो सकता है, तो हम वैचारिक स्तर पर जाए ना जाए, उस लाभ को अवसर के तौर पे लेकर के लाभ ले लें। सर, जो हम इस युद्ध की बात करें, आपसे भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात हुई, तो क्या इसके कोई अन्य कारण भी हैं इस युद्ध के होने के? सर, बहुत बड़े बड़े और भी कारण हैं। हम लोग राजनीतिक या कूटनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, या रशिया वर्सेस नाटो को देख रहे हैं, उसमें एक समाज और संस्कृति भी एक कारक है, प्लस एक पर्सनल ईगो और थोड़ा सा भविष्य को लेकर के स्ट्रेटजिक पॉलिसी भी है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक विचार को, चूँकि एक नैरेटिव बनाया जाता है, इस पर वर्ल्ड को समझा दिया जाता है, खासकर डेवलपिंग नेशंस को, कि आप इस पर आचरण कीजिए। ऐसे नैरेटिव राजनीति में भारत में भी बनते हैं, विदेशों में बनते हैं। वो नैरेटिव ये था कि अब शक्ति के बल पर, बंदूक के बल पर किसी भी राष्ट्र के सीमा को परिवर्तित नहीं किया सकता। तो पुतिन साहब ने इस वार के माध्यम से विश्व को ये संदेश दिया कि अगर आपके पास बल है तो आप किसी की सीमा को जैसे चाहें परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ मैं ईगो से ज़्यादा इस व्यवहारिक भू राजनीति को मानता हूँ, और उन्होंने परिवर्तित किया भी। साथ ही साथ अन्य जो राष्ट्र हैं उसके आसपास सीमा से मिले हुए, जुड़े हुए, क्योंकि ये परमाणु संपन्न राष्ट्र है, परमाणु बम से संबंधित, आप उसको विध्वंस से भी जोड़ लीजिए,
इस बात को लेकर कहीं ना कहीं यूएस भी डरता है, बाकी राष्ट्र तो डरते ही होंगे। सर पोलैंड को या ऐसे कोई भी राष्ट्र जो उसके आसपास हैं नेटो के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रशिया को पूरी तरह से बर्बाद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि ये उचित नहीं है, लेकिन पुतिन ने ये मैसेज दिया इस वार के अंतर्गत कि अगर आपके पास बाहुबल है तो संसाधन को नियंत्रित भी आप कर सकते हैं, सीमाओं को परिवर्तित भी कर सकते हैं, और जिस विचार के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अमली जामा पहनाया जा रहा है उसको आप अपने हिसाब से परिवर्तित भी कर सकते हैं, अपने पक्ष में भी कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे सर बता रहे थे ऑरेंज रिवोल्यूशन हुआ या जो मूवमेंट ऑफ प्राइड हुआ, उसमें प्लूरल कल्चर का बहुत बड़ा भूमिका है। जो मूवमेंट ऑफ प्राइड हुआ था, गरिमा का आंदोलन, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले जो रशिया मूल के लोग थे, रशिया मूल के लोग कहीं ना कहीं रहते यूक्रेन में थे लेकिन सपोर्ट करते थे भावात्मक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे रशिया को। और उस समय एक राष्ट्रपति ने वो सर्वे कराया कि जो यूक्रेन का फ़िलहाल हैप्पीनेस इंडेक्स है या जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है या जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अब सोचिए आप नाइजीरिया से अगर नीचे काउंट किया जा रहा है यूक्रेन को, तो कितना ज़्यादा वहाँ के लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो ये इसलिए हो रहा था, जिसको अभी खासकर ख्रुश्चेव ने खासकर इंडिकेट किया है कि अगर यूक्रेन में प्लूरल कल्चर नहीं होता तो इस प्रकार का तनाव वहाँ के जनसंख्या के अंतर्गत नहीं होता, और इस तनाव से एक तरफ एक धारा चला मूवमेंट का, जो मूवमेंट ऑफ प्राइड का चल रहा है कि नहीं अपने आप को हम इस्टेब्लिश करेंगे, हम रशिया किसी फेंके हुए निवाले पर नहीं जीवित है, या हमारा अपना स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति होगा और हम नेटो के साथ बढ़ेंगे। और उसने कहा यूक्रेन ही यूरोप है और यूरोप ही यूक्रेन है, मतलब हम उससे सिमुलेट हो रहे हैं। तो एक तरफ मूवमेंट ऑफ प्राइड चल रहा है जो यूक्रेन को रीइस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार से कि हम रशिया से अलग होकर के भी बहुत बेहतर विकास कर सकते हैं। दूसरी तरफ धारा चल रहा है, वहाँ के लोग जो मनोवैज्ञानिक रूप से रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं वो कल्चरली एक थे। यहाँ पर नेशन से ज़्यादा, राष्ट्रवाद से ज़्यादा मैं संस्कृति को कारक बनाऊंगा, क्योंकि उनका भावात्मक लगाव रशिया से था। तो उन्होंने इंटरनली रशिया को जब सपोर्ट किया, जैसा कि सर ने भी क्रीमिया को लेकर के जब जनमत संग्रह की बात की गई, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो बैकफुट पाया जाता था, यूक्रेन बैकफुट पाया जाता था। तो प्लूरल कल्चर इस प्रकार के तनाव, विषाद, अलगाववाद का एक बड़ा कारण था, जो युद्ध में रशिया के को एक बड़ा आधार प्रस्तुत करता था। और इसके साथ साथ कल्चर के साथ साथ जो परिप्रेक्ष्य है, खासकर रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे यूक्रेन किसी भी यूरोपीय राष्ट्र को ले लिए रशिया के बाद तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और संसाधन से बहुत ज़्यादा युक्त है, क्योंकि यूक्रेन अकेला पूरी यूरोप को खाना खिला सकता है। उसके पास इतने बेहतर खेत हैं, उपजाऊ या उर्वर खेत। हाँ, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, गेहूं का चुकंदर का 30% पूरा। हाँ, पूरे यूरोप को खाना खिला सकता है। यहाँ पे सर मैं 2-3 जो फैक्ट है, आप तो अरे इसके वो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि सूरजमुखी जो सनफ्लावर ऑयल है 50% पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन केवल यूक्रेन करता है। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप तो है ही है, साथ ही साथ मक्का का लगभग 30% करता है। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सर कह रहे हैं, उसके साथ ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और ये सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। और यहाँ सर एक पॉलिटिकल वाली बात वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने कहा कि जो नेशन स्टेट जब फॉर्म हो रहा था ना, रिनेसा के बाद, पुनर्जागरण के बाद, तो राष्ट्रवाद की एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मल्टीकल्चरलिज्म या प्लूरल कल्चरलिज्म जहाँ भी होता है, बहुसंस्कृतिवाद, वहाँ पे तनाव तो होते हैं, विषमताएं होती हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रवादी प्रक्रिया या नेशन इन मेकिंग होती है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबके अपने मूल्य हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। और ऐसे में मान लीजिए सब जर्मन है, मतलब अगर जर्मनी देश है और सब जर्मन बोलते हैं, क्या दिक्कत है? एक हो गए, राष्ट्रीय राज्य बढ़िया हो गया, नेशन स्टेट बन गया। भारत लीजिए, अगर हिंदी की बात होगी तो नीचे तमिल शुरू हो जाएगा। ये हमारी ब्यूटी है, और इसीलिए भारत मतलब दुनिया का एक बेहतरीन देश है। हमारी पहचान क्या है अगर एक लाइन में कहा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसीलिए वो फेविकोल का गठजोड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जहां भी प्लूरल कल्चरलिज्म रहा, सर ने बोला, पूरे वर्ल्ड में देखिएगा ये संस्कृतियों का तनाव वहां युद्ध का एक कारक बना है। सर एक युद्ध और भी चल रहा है, मतलब अब तो काफ़ी ख़त्म होने के कगार पे है सर, वो है इजराइल हमास वॉर। हाँ। तो ये दोनों युद्ध कैसे समान है या कैसे भिन्न है? हाँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक साम्यता के तौर पे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो
युद्ध या इस तरह की कोई भी जो घटनाएं संघर्ष की हो रही हैं, वो वैश्विक संतुलन, वैश्विक शांति के लिए, और सबसे बढ़कर ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी एक देश दूसरे से अलग नहीं है। जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, गरीबी और जो हंगर बढ़ रहा है, उसमें भी रशिया यूक्रेन वार का हाथ है, उसमें भी इजराइल हमास का हाथ है। क्योंकि जो रेड सी से हमारा व्यापार होता था, उस पे हमास के हमास के समर्थन में टेररिस्ट हैं सीरिया के, वो लोग मिसाइल अटैक कर रहे हैं, वो रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो एक तो इन दोनों संघर्षों ने पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन और वैश्विक शांति के साथ साथ जो पूरी हमारी जीवन शैली है उसको प्रभावित किया हुआ है। रही बात युद्ध की, इजराइल हमास, सबसे पहले तो देखिए, ये इजराइल हमास का वार अनसिमेट्रिक वार है। वहां स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं है, हमास नॉन स्टेट प्लेयर है, नॉन स्टेट एक्टर है। तो पहली चीज, रशिया यूक्रेन से इसकी तुलना इस आधार पे नहीं हो सकती कि वो सीधा सीधा सिमेट्रिक या एक कन्वेंशनल वार है। दो स्टेट प्रत्यक्ष वार कर रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, टैंक चल रहे हैं, सेनाएं लड़ रही हैं। हमास और इजराइल के उसमें देखें तो अनसिमेट्रिक वार है, नॉन स्टेट एक्टर है हमास, जिसको कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने टेररिस्ट का भी दर्जा दिया हुआ है। साथ ही साथ वो गुरिल्ला वार और टेररिस्ट एक्टिविटीज से भी जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज जो आप लोगों ने शुरुआत में और संजीव सर ने बोला था, जियो पॉलिटिक्स। वास्तव में इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो एक धार्मिक और क्षेत्रीय अस्मिता का युद्ध है। आप देखिए, यहूदी बनाम अरब पैलेस्टाइन से संघर्ष शुरू हुआ। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि कैसे यहूदियों को लाकर यहां इजराइल बनाया गया, और 1945 में जब यूएन ने जो निर्णय दिया उसमें जो था कि लगभग 50-50% और एक कॉन्सेप्ट आया टू स्टेट। तो टू स्टेट कॉन्सेप्ट आया, इजराइल फिलिस्तीन दो होंगे। पहले फिलिस्तीन और अरब देशों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इजराइल ने अपनी शक्ति से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी प्रोग्रेस से बहुत अपने वहां विस्तार करता रहा। अब ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि आज बेचारे फिलिस्तीनी केवल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सीमित रह गए हैं। मतलब जो 50-50% होना चाहिए था वो 20% में भी नहीं है। तो यहां पर दूसरा अंतर है धार्मिक और क्षेत्रीय बसावट की और टू स्टेट कॉन्सेप्ट की लड़ाई। वहां तो स्टेट है, वहां का युद्ध जियो पॉलिटिक्स का युद्ध है, वो ग्लोबल वार है। उसका संदर्भ यह है कि जो अब देखिए ना, उसके पीछे ऊर्जा है, एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। उसके पीछे, जैसा सर ने कहा, आर्थिक संसाधनों का युद्ध है। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो बैलेंस ऑफ पावर हम जिसको कहते हैं, जिसको हम हिंदी में शक्ति संतुलन कहते हैं, अमेरिका और रशिया के बीच जो नया ये कॉन्सेप्ट आया शक्ति संतुलन का, वो है। तो जियो पॉलिटिक्स की जो क्लासिकल थ्योरी है उसके हिसाब से रशिया यूक्रेन का वार एक दो राष्ट्रों का, दो राज्यों का युद्ध हो रहा है, जिसमें सारी चीजें आप देख रहे हैं, जिसका वैश्विक प्रभाव ज्यादा है, जिसमें बहुत सारे जो प्लेयर हैं इंटरनेशनल वो भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें आर्थिक पक्ष है, ऊर्जा सिक्योरिटी का पक्ष है, वैश्विक संतुलन का पक्ष है, शक्ति संतुलन का पक्ष है। और इजराइल हमास को देखें तो यहां पर टू स्टेट कॉन्सेप्ट के साथ जो अस्मिता और जो खासकर जैसा मैंने कहा धार्मिक और क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई है वो ज्यादा है। और यहां बड़ा एक ट्रेडिशनल सी बात बनी हुई है कि इजराइल के साथ अमेरिका ज्यादा है और कुछ वेस्ट यूरोप देश हैं। अदरवाइज टू स्टेट को लेकर भारत बड़ा क्लियर कहता है कि फिलिस्तीन होना चाहिए, इस मान्यता, जबकि इजराइल हमारा बहुत बेहतरीन एक सहयोगी बनता जा रहा है। तो मुझे यह लगता है कि रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, ऐसे देखने में युद्ध हो रहा है। पार्शियल तौर पर लगता है कि दोनों युद्धों में साम्यता होगी, लेकिन चाहे उद्देश्य का लेवल हो, चाहे रणनीति का अंतर हो, चाहे भू राजनीति का संदर्भ हो, चाहे वैश्विक संदर्भ हो, चारों ही मानकों पर इन दोनों ही युद्धों की, संघर्षों की, मैं उसे संघर्ष कहूंगा, यहां युद्ध कहूंगा, कि दोनों एक अलग मानक से थोड़ा तय सा करना चाहिए। मुझे लगता है एक दो पॉइंट जो यहाँ पे अलग बैठता है। रसिया यूक्रेन वॉर में लैंड को लेकर के तो कंसेंसस दोनों है, लेकिन भूमि की वहाँ कमी नहीं है एज सच। अर्थात रिसोर्स कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, या बफर जोन को किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गाजा पर या फिलिस्तीन और जो इजराइल को जो बीच में एक डिबेट चल रहा है, बहस चल रहा है, युद्ध हो रहा है, प्रॉक्सी वार कह लीजिए, इसमें लैंड को कितना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, इजराइल भी इसी प्रयास में है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो इजराइल का मोटिव, शुरुआत भले हमास ने कर दिया, बट वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने नियंत्रण में ले रहा है और लौटाने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लैंड चाहिए। बहुत छोटा राष्ट्र है, पॉपुलेशन इसका बढ़ रहा है, और साथ में भू राजनीति के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत इसको भी ये भी लग रहा है कि यदि मेरे पास लैंड ज़्यादा होगा तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट
या पॉपुलेशन को और बेहतर सेटल करना, और साथ में यदि उन क्षेत्रों पर भी कब्जा इसी का हो गया तो जिस प्रकार के आतंकवादी घटनाएं घटने की संभावनाएं हो सकती हैं वो कम से कम होंगी। और यहाँ पर मैं फिर कहूँगा एक और पॉइंट, रशिया यूक्रेन वॉर में सर कल्चरली सिमिलैरिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट डिफरेंस के बावजूद भी दोनों राष्ट्र साथ में रहे हैं, ऐतिहासिक लेगेसी दोनों का साथ साथ रहा है। यहाँ बिल्कुल इन्वर्स है। जो रशिया यूक्रेन वॉर में देखेंगे आप, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टाइप की चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पे ये सिर चढ़ के बोल रही हैं मिडल ईस्ट में जो हो रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस का एक सर ये वही चारों पॉइंट, हाँ आपने इसको और कर दिया। बेसिकली सर वही है, धार्मिक है, क्षेत्रीय है, आतंकवाद है, नॉन स्टेट एक्टर है, और वहाँ पर जो है वो सिमेट्रिक वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है, और वहाँ जो जियो पॉलिटिक्स है उसके संदर्भ ज़्यादा दिखते हैं, और यहाँ पर वही टू स्टेट कॉन्सेप्ट को लेकर ही जो लड़ाई चल रही है, और इसके साथ जो अन्य देशों की जो एक तरह अप्रोच है वो बड़ी डिसाइड, मतलब एकदम निश्चित है। इजराइल फिलिस्तीन वहाँ पर अभी अनसर्टेन है, और वो जो है अभी चलता रहेगा। सर तो क्या ये रशिया यूक्रेन वॉर को हम एक न्यू कोल्ड वॉर बोल सकते हैं, या कोल्ड वॉर का एक एक्सटेंशन भी कर सकते हैं? सर एक संदर्भ में अगर देखें कि ये क्या कोल्ड वॉर का एक्सटेंशन है, तो जिस तरह कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो रशिया के साथ कौन है, तो चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ऐसे पक्ष दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर यूक्रेन के पक्ष में देखें तो नाटो शक्तियां, या सीधा कहें अमेरिका, वेस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, और ऐसा ही गुट कुछ उस समय बना था। लेकिन कोल्ड वार जब हम कहते हैं तो कोल्ड वार प्रत्यक्ष युद्ध ना होकर मेंटल वार या आइडियोलॉजिकल वार था, वह मानसिक युद्ध था, वह विचारधारा का युद्ध था। सर इस समय वो विचारधारा नहीं है। एक आपने जो एक क्वेश्चन पूछा सर, एक्चुअली लुई हॉल एक विद्वान है, उन्होंने किताब लिखी न्यू कोल्ड वार द एज ऑफ हिस्ट्री, और ऐसे में ये संदर्भ उठने लगा है पूरे देशों में, क्या क्या नया कोल्ड वार शुरू हो गया। और उसी का एक एग्जाम्पल, बड़े सारे ऐसे एग्जाम्पल थे, उसी में एक एग्जाम्पल और आता है रशिया यूक्रेन वार को लेकर। मेरा मानना है कि कोल्ड वार 1945 से 91 के बीच जो मानसिक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था, उससे इसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यहां पर पहला पॉइंट तो यह है कि वैचारिक युद्ध नहीं है। दूसरा क्या है कि जिस तरह से नाटो यहां तक बढ़ रहा है, और जो मल्टीपोलैरिटी बढ़ी है, विश्व पहले बड़ा इजी था, डाइपोलर वर्ल्ड था, लेकिन अब डाइपोलर नहीं है। कोई चाइना की शक्ति को नकार नहीं सकता, भारत की शक्ति को नकार नहीं सकता। तो मल्टीपोलैरिटी के समय हम वैसा कोल्ड वार की बात करें, इसे भी हम नहीं मान सकते। एक जब हम तीसरी बात देखते हैं तो जिस तरह अपने हस्तक्षेप, आप देखिए पहले जो अमेरिका नाटो जब बना और वर्ल्ड वार, और खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार शुरू हुआ 1945 to 91, तो वहां पर देखेंगे कि ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्री, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश थे, वो अमेरिका की बात में हमेशा साथ रहते थे। लेकिन आज आप देखिए इजराइल के मुद्दे पे क्या ब्रिटेन और फ्रांस ने विरोध नहीं किया अमेरिका का? तो इसका मतलब है कि उसकी तुलना जब मानक होते हैं, कुछ ऐसे संदर्भ दिखते तो जरूर हैं ब्लॉक के लेवल पर, लेकिन अगर हम उस कोल्ड वार से तुलना करें तो इसे कोल्ड वार कहना सही नहीं होगा। इसे इसलिए भी उस कोल्ड वार की तरह नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी अगर इसमें देखें तो अमेरिका अपनी शक्ति को रिगेन करके नाटो के द्वारा और एक्सटेंशन कर रहा है। उधर जब रीइमर्जेंस ऑफ रशिया हुआ, वो भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, दब के नहीं रहना चाहता है। लेकिन आप देखें तो इस बार चाइना ज्यादा बड़ी शक्ति है। अगर हम इकोनॉमी और बाकी सब में देखें तो रशिया को कहीं ना कहीं चाइना सरपास कर रहा है, और कहा जाता है कि कभी भी रशिया छोटा ही बनकर चाइना का नहीं रहना चाहेगा। तो ऐसे में चाइना और रशिया का जो अभी संदर्भ है या जो दोस्ती है ना, इसको मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कह सकते हैं। तो ऐसा कोई ब्लॉक बन जाएगा, गुट बन जाएगा कि हर मुद्दे पे रशिया और चाइना साथ रहें, इसे भी नहीं देखा जा सकता। तो इसे ये कहें कि ये रशिया और अमेरिका की प्रभुता की लड़ाई ज्यादा है तो ज्यादा बेटर होगा। इसे न्यू कोल्ड वार या एक्सटेंडेड कोल्ड वार अभी संदर्भों में नहीं माना जाना। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों लोग से ही है कि यूपीएससी के जो छात्र हैं, सीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा एग्जामिनेशन के, वो इस टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हैं? सबसे पहले तो यूपीएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। इस चर्चा में ही सुना होगा, कहीं इकोनॉमिक्स आ रहा है, कहीं ज्योग्राफी आ रही है, कहीं हिस्ट्री आ रही है, कहीं साइंस टेक आ रहा है, तो सारे संदर्भों को देखना होगा।
सबसे पहले जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें तो मैप पे नजर रखें, उसके आसपास की, जैसा सर अभी बोलेंगे जियोपॉलिटिक्स, वो तभी संदर्भ समझ में आएगा। और कोई भी हम घटना पढ़ रहे हैं तो उसकी डिटेल्ड, जैसे अगर हम किसी आंसर की शुरुआत करते हैं, एक बड़ा बढ़िया जियोपॉलिटिक्स में मैकिंडर ने बहुत पहले कहा था कि जो पूर्वी यूरोपीय भाग पर कब्जा करेगा वही एक तरह से विश्व पर राज करेगा। तो अगर हम शुरुआत इस कोटेशन से करते हैं तो ये सारी बात यूक्रेन के संदर्भ में वहां से शुरू हो जाती है, तो वो पोलैंड हंगरी को लेकर शुरू करेगा। दूसरी चीज मुझे लगता है कि आप इसको फ्रेम में 4-5 भागों में बांटें और किसी भी युद्ध को पहले देखें कि आखिर उसकी बैकग्राउंड क्या रही है, फिर जैसा मैंने कहा इमीडिएट काज क्या रहा है, फिर ये देखें कि जो हमारे संदर्भ है खासकर भारतीय प्रोस्पेक्ट वो क्या है, फिर ये भी देखें कि ग्लोबल एस्पेक्ट, पूरा वैश्विक जीवन, वैश्विक संदर्भ कैसे प्रभावित हो रहा है, और जो भविष्य की राह है उसमें भारत क्या क्या कर सकता है। तो 5 या 6 निर्धारक बना ले सर। सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, आपने क्वेश्चन की जो भी जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसका आंसर दें। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं आईआर की, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशन की, उन्हें उसके पीछे की जितनी समझ, चूंकि आईआर की समझ के लिए आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमी, आपकी पॉलिटी, इन सबके संदर्भों का चाहिए और यहां डेटा भी चाहिए। तो आप एक पार्टिकुलर नोट्स बनाकर उसको लिखते चले जाएं। और तीसरा, यहां प्रेजेंटेशन अगर मैप बना सकते हैं उसको भी देखें। और फिर क्या करना चाहिए, उस टोटलिटी में उस युद्ध की पृष्ठभूमि लिखने के बाद ग्लोबल सिनेरियो और भारतीय परिप्रेक्ष्य, इसको भी अलग करके 3-3, 4-4 पॉइंट और एक कंक्लूजन आशावादी, जो भी आप सोच सकते हैं भारत की विदेश नीति को समझते हुए, उस हिसाब से इसको कंक्लूड करें। तो इतना अगर अप्रोच होलिस्टिक रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन सर ऐसा यूपीएससी का नहीं होगा जो बच्चे ना कर पाए। सर इस मामले में मैं पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों को अलग अलग करके बताऊंगा। जैसे पीटी में जो उसके लोकेशन है सिटी का, या कोई जैसे क्रीमिया एक रीजन है, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन से नेशन हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ब्लैक सी को कौन कौन सा सिटी या फिर रीजन टच करता है। तो आप मैप बेस पे पहले ये तैयार करें, या जैसे कीव यूक्रेन की राजधानी, ये सब कुछ जान रहा है, लेकिन उसके आसपास जो महत्वपूर्ण सिटीज़ हैं जिस पे अटैक हुआ है, जो मतलब चर्चाओं में ज़्यादा रहा है, उन सिटीज़ में 2-3 पर्सपेक्टिव से तैयार करें। जैसे अक्षांश के अंतर्गत कौन नॉर्थ से साउथ की ओर सेट हो रहा है, या कौन वेस्ट से ईस्ट की ओर सेट हो रहा है, या यूक्रेन को कौन कौन से राष्ट्रों की सीमाएं छूती हैं। या जैसे सर एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि पोलैंड, अब देखिए रशिया जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ बॉर्डर पे पोलैंड है, लेकिन पोलैंड के वेस्ट में, अर्थात रशिया के बॉर्डर से अलग, वो जियोपॉलिटिकल सिस्टम से भी कंसर्न है, वो पोलैंड के वेस्ट में भी रशिया है। और ये यूपीएससी में ऑलरेडी 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए तो कौन सा रीजन किसके कंट्रोल में है या किस राष्ट्र का भाग है, कौन सा नगर उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम की ओर सेट है अक्षांश के अंतर्गत, देशांतर के अंतर्गत, इसके साथ साथ वहाँ कौन कौन सा रिसोर्स है। जैसे ब्लैक सी में पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, ये दोनों के आकर्षण का एक बिंदु भी है। या ओजोब सी में कौन सी नदी आके गिरती है। तो पीटी में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। मेंस में मेरा मानना है कि यदि आप मेंस के पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं तो एक डायमेंशन बनता है रशिया यूक्रेन वार के कारण। तो विद्यार्थियों को मैं सीधे बताता हूँ कि आप बहुत नहीं भी जानते हैं तब भी ऐसे उत्तर को लिख सकते हैं, ऐसे ऐतिहासिक कारण। तो 4-5 सर ने तो सारा दिया होगा, कारण भी बताया। 3-4 कारण आप ऐतिहासिक ले लीजिए कि भाई हमें प्रॉब्लम उससे नहीं होता है कि जो हमारा परिचित, जैसे हमें कोई अपरिचित आदमी गाली भी दे देता है तो हम बहुत लोड नहीं लेते, लेकिन हमारा भाई या कोई परिवार का आदमी हमारे साथ कोई अहित की बात करता है तो हम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ ऐसी भावनाएं हैं। तो ऐतिहासिक कारण ले लिया हमने, तात्कालीन कारण ले लिया हमने, और थोड़ा भू राजनीतिक कारण ले लिया। अलग अलग पूछता है तब भी आप उत्तर लिख सकते हैं। और फिर सर एक साक्षात्कार का पर्सपेक्टिव बनता है। साक्षात्कार में बहुत डिटेल में लोग जाते ही नहीं, हल्का फुल्का ही पूछा जाता है। तो ठीक है, आप बताइए कारण क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें गलती किसकी है, पुतिन की या जेलेंस्की की। तो वार में मतलब मुझे लगता है कि इंटरव्यू के स्तर पे आप सीधे सीधे किसी को बोलें कि इनकी गलती है या इनकी गलती नहीं है, एक नहीं होता है मिडिल पाथ लेते हुए कि ये चीज़ें ऐतिहासिक रूप से जिम्मेवार हैं। तो ऐतिहासिक रूप से जिम्मेवार के अंतर्गत देखें तो ये कारण के रूप में आते हैं। जैसे हमें अभी तत्काल हो सकता है दिखे कि पुतिन इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो अपने आप को सिक्योर करना कहीं से गैर जिम्मेवार मतलब गलत कार्य नहीं है। तो पुतिन अगर अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं बफर जोन को लेकर के या नेटो के अतिक्रमणवादी नीति से संबंधित करके,
तो वहाँ पे तात्कालिक में पुतिन दोषी दिखेंगे और दीर्घकालिक में एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण के प्रक्रिया में, शक्ति या सत्ता के संतुलन की प्रक्रिया में, तो पुतिन वहाँ विलेन हो सकता है ना दिखे। इंटरव्यू का सर सीधा सा मतलब है, आप जानते हैं, बैलेंस अप्रोच रखनी है। अगर पूछा जाता है कि साक्षात्कार में कि इस युद्ध के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो आपको बोलना है सर दोनों पक्ष, और इन दोनों के अलावा तीसरा खतरनाक खिलाड़ी छोड़ रहे हैं सर, अमेरिका। नहीं सर, ये सीधा सीधा सा मतलब है। और ऐसे आंसर से सर फिर बोर्ड भी खुश होता है, क्योंकि वो अमेरिका है। आप देखिए ना, विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं ये सब शीत युद्ध काल की या तो सोवियत संघ की देन है या अमेरिका की। और जैसा मैंने कहा, विश्व का पुलिस बनता है अपने आप को। अभी जो सर ने सेंट मार्टिन द्वीप की बात की, तो वो हर जगह करता रहेगा। तो मुझे लगता है एक लाइन में अगर आंसर इंटरव्यू का देना है तो बहुत सिंपल है कि सर अगर युद्ध हुआ है और अगर पुतिन, सर रशिया बड़ा देश था, मजबूत देश है, तो बड़े भाई की भूमिका, उसको बड़प्पन दिखाना चाहिए, युद्ध की शुरुआत की इसलिए वो दोषी दिखता है। सर यूक्रेन या जेलेंस्की इतना उतावलापन, क्या नाटो यूक्रेन की समस्याओं का हल है? क्या सारी समस्याएं हल हो जाती? ये सोचना चाहिए था, तो वो है। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा विलन है वो सर मुझे जो लगता है वो अमेरिका और नाटो है, इस संदर्भ को देखना। तो इंटरव्यू में सिंपल आएगा, मेंस में 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन बनता है, तो विद्यार्थी उसको उसी प्रकार से प्रिपेयर कर ले। तो मुझे लगता है इस बात पे बस एक चीज और ऐड करनी है सर। पीटी में सर ने बड़ा शानदार बताया उस तरह के क्वेश्चन। मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आईआर के, वो अब इस तरह के नहीं है कि एक सिंपल, तो विश्लेषणात्मक पक्ष है। इसलिए जितनी मैंने बातें कही, अगर आप एक जगह जब शुरुआत कर रहे हैं और आप मेंस देने जा रहे हैं, तो आप इन सारे पहलुओं, सारे एस्पेक्ट को शामिल कीजिए। देखिए इसके बाद कोई ऐसा प्रश्न है कि आप नहीं सोच पाते। इसलिए तैयारी इस लेवल की आपको करनी पड़ेगी इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग ये आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये संवाद एपिसोड हम स्पेशली छात्रों के लिए ही लाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी टॉपिक पर जो उसके विभिन्न पहलू होते हैं उस पर डिटेल में चर्चा करें। और जैसा हमें आपका सहयोग मिल रहा है, बहुत सारे छात्र हमें सुझाव भी दे रहे हैं, और मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग सुझाव दें। मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, नमस्कार। धन्यवाद।